1568th episode of नागपुर's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ. Really want to thank Parekh Brothers Jewelers. Since 1947, Parekh Brothers Jewelers have helped people of Nagpur, women of Nagpur to look pretty, beautiful and gorgeous. Now Parekh Brothers Jewelers is at Shankar Nagar also. They have one store at Twari, one now at Shankar Nagar. धन्यवाद करता हूँ क्वालिटी सेल्स एंड क्वालिटी टाइल्स का भी. मेरे आज के जो मेहमान हैं वो पिछले 24 सालों से पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. एक प्राउड नागपुरकर हैं, अपने शहर से प्रेम है और अपने स्टूडेंट्स को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक एक प्रोफेसर, एक टीचर पहुँचाने की ताकत रखता है. अपने डिपार्टमेंट को 100% अपना योगदान, अपना समर्पण देने वाले आज एक द्रोणाचार्य हमारे बीच. मेरे आज के मेहमान डॉक्टर इमरान अहमद खान साहब. सर नमस्कार. सर स्वागत आपका राज की बात में. बहुत बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले तो धन्यवाद आपने आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमसे बात करने के लिए आए, अपनी जर्नी बताने के लिए आए. तो सर जब आप अपने आप को एक प्राउड नागपुरकर, एक प्राउड नागपुरियन कहते हैं, क्या क्या चीज़ें मन में चलती हैं? देखिए, नागपुर जो सिटी है हमारा बहुत ही कूल और काम है. और जो हमारी बर्थ प्लेस होता है वहाँ से हमको वैसे भी बहुत लगाव होता है जी. तो जैसे कि मैं नागपुर छोड़ के कभी गया ही नहीं. काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, स्टिल मैं नागपुर में ही हूँ क्योंकि आप किसी भी नागपुरियन को पूछो तो वो बोलेगा नागपुर इज़ द बेस्ट जी. तो इसलिए कभी नागपुर छोड़कर जाने का मन नहीं, क्योंकि बहुत ही कंफर्ट जोन है नागपुर में. हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से, दौड़ भाग नहीं है. सर कितना बदलते देखा है नागपुर को? नागपुर को तो बहुत बदलते देखा. तो अभी कुछ जो एरा चल रहा है जी, इसमें तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चेंजेस नागपुर के अंदर में हम लोग देख रहे हैं. बहुत ही मेगा चेंजेस देख रहे हैं जो कि पहले नहीं थी. कुछ 5-6 साल में काफ़ी कुछ नागपुर बदल गया है. हो सकता है कि जिस कंफर्ट जोन की वजह से हम नागपुर को पसंद करते थे, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भागदौड़ वाला शहर बन जाए जी और ये चीज़ यहाँ से हट जाए. सर लेकिन 25 किलोमीटर रेडियस वाला शहर अब 40 किलोमीटर रेडियस बन रहा है. सर अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है. प्रोग्रेस तो होगी लेकिन हर चीज़ जब आगे बढ़ती है तो उसकी अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती हैं. सर इमरान अहमद खान से डॉक्टर इमरान अहमद खान की जो ये जर्नी है इसके बारे में थोड़ा बताएं. देखिए, डॉक्टर इमरान खान मतलब यहाँ पे आके मैं रुक गया हूँ ऐसा नहीं है. ये जर्नी और आगे बढ़ेगी जी. सो बेसिकली ऐसा है कि शुरुआत मैंने जो है वो लेक्चरशिप से की थी. तब तो मैं डॉक्टर नहीं था, लेकिन जब इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि हमने इस पर्टिकुलर फील्ड में इसकी लास्ट स्टेज तक हमने जाना चाहिए जो एक डिग्री जनरली डॉक्टरेट की होती है जी. सो मैंने पहले तो मेरा अचीवमेंट यही था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी. पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मुझे ये लगा कि हमने और आगे बढ़ना चाहिए और इससे जो हमारी सोच है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट रहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट बनते हो और फिर आप डॉक्टरेट बनते हो तो इसमें आपकी सोच में बहुत सारी बदल आ जाती है जी. आप में एक ठहराव आ जाता है, आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है और आपका जो सोच का दायरा है वो बहुत बदल जाता है. आप चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं. बिल्कुल. तो ये सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ किया. पहले जो एम था वो था कि सिर्फ हायर डिग्री तक हमको पहुंचना है, लेकिन जब डिग्री कंप्लीट हुई तो ये चीज़ समझ में आई कि हमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और इन चेंजेस से हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं. तो इस तरीके का कुछ मेरा सफ़र रहा है. सर 24 साल पहले क्या ऐसा हुआ कि आपने ये सोचा कि अब आपको प्रोफेशनली पढ़ाना है? देखिए, कोई भी इंजीनियर स्टूडेंट्स में फ्रैंकली बात करूंगा यहाँ पे, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड बात करते हैं, मैं सारे कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा नहीं, सारे लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा. एक ओवरऑल बात मैं करूंगा कि बच्चे 12वीं तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फिर बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि अब हम कॉलेज में आ गए और अब हम कॉलेज जैसे रहेंगे, कॉलेज जैसे रहेंगे. और टीचर भी वैसा ही फील करते हैं कि बच्चे जब ऐसा फील कर रहे हैं तो हमने भी वैसा करना चाहिए. वेरी गुड वन सर. तो ये चीज़ मुझे वहाँ पर मतलब महसूस हुई कि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं.
जी। कुछ बच्चों को तो इन चीजों की जरूरत है। सो मैंने सोचा कि नहीं, हमने यहाँ पे कुछ थोड़ा ऐसा करना चाहिए जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 12th होने के बाद में आप फील्ड में तो आ जाते हैं जी, लेकिन उस फील्ड को सक्सेसफुली कंप्लीट करना जी। और फिर एज अ उसी फील्ड में प्रोफेशनल बनना, जी, इसके लिए आपको काफी मेहनत और काफी बड़े मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो मैं अपने आप को टीचर प्लस मेंटोर ज्यादा मानता हूँ ताकि हम बच्चों को सही रास्ता बता सके। सिखाते तो हम हैं ही कि हम टीचर हैं, लेकिन उनको सही रास्ता बताना भी हमें बहुत जरूरी है। तो कुछ इस तरीके की चीजें थी। तो सर मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूँ। आप चाहते तो जिस किस्म की पढ़ाई आपने की, जिस किस्म की स्कोरिंग आपकी आई, किसी भी बड़े कॉरपोरेट कंपनी के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपने जैसे और इंजीनियर्स बनाऊंगा। ये जो लक्ष्य था, ये इसके पीछे की जो बात है वो क्या है? इसके पीछे की बात वही है जो मैंने पहले भी आपको बोला कि मेंटोरशिप। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे प्रॉपर तरीके का मेंटोरशिप मिला ही नहीं। इनफैक्ट जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा था, उस जमाने की जो इंजीनियरिंग थी, तो जैसे कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, तो हमें पता भी नहीं था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। आज तो हर कोई इंसान जानता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो उस दौर में ये सिर्फ इंजीनियरिंग एक शब्द था, बाकी क्या ब्रांचेस होती है, उसके अंदर में किस तरीके की पढ़ाई होती है, और फिर वो पढ़ाई करने के बाद आपको कहाँ किस तरीके का अपना करियर बिल्डअप करना है, कौन कौन से रास्ते हैं, ये हमको पता ही नहीं रहते हैं एज अ स्टूडेंट। जी जी जी। तो ये मेरे साथ में प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने ये सोचा कि ऐसा और बाकी मेरे भाइयों के साथ में नहीं होना चाहिए और आगे वाली जनरेशन के साथ में नहीं होना चाहिए। सो दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी कॉर्पोरेट, आई डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर द लेक्चरशिप। ये भी एक रीज़न था, और राज की बात ये भी है कि उस समय जॉब भी बहुत कम अवेलेबल थे। लेकिन सर वक्त के साथ मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड, अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और प्लस जो पे स्केल्स वक्त के साथ बढ़े हैं, वो गुड मैकेनिकल इंजीनियर्स आर स्काई रीचिंग। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए कैसा है कि आज हमारे देश के अंदर में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए हैं जी, और मैकेनिकल को बोला जाता है कि ये एवरग्रीन ब्रांच है, ये कभी डूब नहीं सकती। लेकिन हुआ ये है कि हर कॉलेजेस ने ये ब्रांचेस ली है। ये ब्रांचेस लेने की वजह से क्या होगा, इतना ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है जी, और इसमें कोई भी इंसान आप कैसे कि एडमिशन ले लेता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान, देखिए एडमिशन कोई भी बच्चा लेता है तो ये पैशन से नहीं लेता कि मुझे ये करना ही है। वो कुछ ही बच्चे होते हैं, ऐसे सारे बच्चे नहीं होते, लेकिन बहुत से बच्चे कि मेरे दोस्त ने लिया था करके मैंने लिया, मेरे पापा बोल रहे करके लिया, उनका कोई फ्रेंड है उसने बोला कि नहीं मैकेनिकल बहुत अच्छी है करके मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसका पैशन नहीं था। वो आ तो जाता है इंजीनियरिंग के अंदर में, लेकिन वो उस इंजीनियरिंग के साथ में उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता है जी। तो उस वजह से क्या होगी कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आज इस फील्ड के अंदर में बढ़ गया है, क्योंकि हर कॉलेजेस में रहने की वजह से बहुत बड़ा क्राउड बाहर निकलता है मैकेनिकल इंजीनियर का। लेकिन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी सिंपल चीज़ नहीं है कि हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा इसमें आए और अपना काम कर ले। इसके लिए स्किल पर्सन लगता ही है। लोग बोल रहे हैं कि आज मैकेनिकल में जॉब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेल डिजर्विंग है उसके लिए तो 100% जॉब है, वो खाली बैठ नहीं सकता है। तो आपने जैसे कहा कि स्काई इज द लिमिट, तो बिल्कुल स्काई इज द लिमिट है। सैलरी से रिलेटेड उतने पैकेजेस वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल ले सकता है। लेकिन सर फिर इतना डिमीन क्यों होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? क्यों होता है सर? देखिए मैकेनिकल है जी, मैकेनिकल चालू होता है एम से मैकेनिकल, और एम से मर्द जी, मर्द वाली ब्रांच है जी। और इसमें ब्रांच ही कुछ ऐसी कि वो अपना ऐसा फ्लेवर ऐड करती है कि बंदा कुछ उसी तरीके से उसके अंदर में बिहेव करता है। लेकिन सर मेहनत, एम से मेहनत भी होती है। बिल्कुल, बहुत मेहनत है मैकेनिकल, बहुत मेहनत है, सबसे ज़्यादा मेहनत है। मैं तो ये बोलूँगा, वैसा हर कोई अपने ब्रांच के बारे में बोलता ही है, लेकिन मैंने जहाँ तक कंपेरेटिवली देखा हूँ कि जो वर्सेटिलिटी है इसके अंदर में, जैसे कि आप कंप्यूटर के बारे में अगर बात करेंगे तो बस एक कंप्यूटर है, वहीं खेलना है आपको, आपका दायरा सीमित है। लेकिन मैकेनिकल में इतना वेरिएशन है जिसकी कोई हद नहीं। और तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही चैलेंजिंग ये चीज़ होती है। मेरे कई सिविल इंजीनियर्स भी दोस्त है, सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत बढ़िया ब्रांच है, लेकिन जो डील, जैसे कि हमारा एक टॉपिक होता है डायनामिक्स जी, तो सिविल इंजीनियर के पास में डायनामिक्स के लिए ज़्यादा करने के लिए बहुत ही कम चीज़ें होती है, और मैकेनिकल इज फुल ऑफ डायनामिक्स जी।
कंटिन्यूसली चीज़ें चेंज होती रहती है, बदलती रहती है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पर सर पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि विद टाइम टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एवरी डे देयर इज समथिंग और द अदर एंड अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सर इस स्पेस में आप अपने आप को कैसे लेवल पर रखते हैं? देखिए मैकेनिकल हाउ चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट इज दैट? इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हम जो पढ़े हैं वो पूरी मशीन्स पढ़े हैं जी। आज मशीन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में आ रही है जी, क्योंकि हर चीज को हम ऑटोमाइज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो गया है जी। मतलब हर चीज के अंदर में मशीन खुद सोचेंगी जी। पहले हम मशीन को चलाते थे, अब मशीन हमको चलाने वाली है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम पुराने हैं तो कुछ जगह पे हमारा तो रेजिस्टेंस रहता है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वक्त के साथ हमको चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली हम वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। सर बहुत सारे लोगों को ये एक जहन में एक बात रहती है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो आप मैकेनिक बन जाएंगे। ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत मानसिकता है। इसमें मैकेनिक बन जाएंगे, ये वर्ड को आप को रिलेट कर रहे हैं, मैकेनिकल एंड मैकेनिक। जी। मैकेनिक बोलने के बाद में किसी मशीन को सुधारने वाला इंसान, वो इंजीनियर नहीं होता है जी। इज अ लेबर, इज अ स्किल्ड लेबर। लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है उसको मशीन बनाना होती है, ना कि सुधारना होती है जी। वो गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है कि इस मशीन को आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, किस तरीके से आप सुधारेंगे जी। तो जो सोच है ये लोगों ने आपस में फैलाई हुई सोच है, इस तरीके का मैकेनिकल से कोई भी वास्ता नहीं है। सर पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए एक बहुत बड़ी लाइन लगती थी, प्रोस्पेक्टस ब्लैक में बिकते थे सर। बिल्कुल बिल्कुल है ना सर? मैं वो टाइम का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है सर कि उस समय ब्लैक में बिकते थे प्रोस्पेक्टस भी। सर आज नंबर ऑफ कॉलेजेस का बढ़ जाना सर अच्छे कॉलेजेस को कितना परेशान करता है? कॉलेज लाइक प्रियदर्शनी कितना परेशान करता है? नहीं, ज़्यादा परेशान तो इसलिए नहीं करता है क्योंकि बच्चों को भी समझता है कि हमने कहाँ जाना चाहिए। बच्चे भी ये देखते हैं कि जो पुराना है जी, ओल्ड इज गोल्ड, तो उसी लॉजिक के ऊपर में काम चलता है। क्योंकि बच्चे पहला प्रेफरेंस तो भैया हमारे कॉलेज को ही डालेंगे, पुराना कॉलेज है, सबसे बेहतरीन कॉलेज है, तो ऑब्वियसली बच्चा तो वहीं आएगा। सर आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो अग्रेशन भी देखने को मिलता है जब आप की चाहत होती है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आएँ, बच्चों की हायरिंग हो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के साथ जो सेल है उनके साथ आपका एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन भी होता है। सर कौन सी कंपनीज डिज़ायर करते हैं आप कि आपके बच्चे वहाँ काम करें? डेफिनेटली हम तो यही डिज़ायर करेंगे कि दुनिया की जो नंबर 1 कंपनी है वहाँ पे हमारे बच्चे प्लेस्ड हो और वहाँ पे काम करें। पर क्या सर बच्चे उतने तैयार हैं आज के? क्योंकि एक 24 साल का एक दशक, 3 दशक देखे हैं सर आपने, मैं वो फ़र्क जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको परसेंटेज वाइज क्राइटेरिया में डालूंगा कि हार्डली 5% बच्चे रहते हैं डिजर्विंग, और उनमें वो चाहत होती है कि हमने उस जगह जाना चाहिए। मैंने वही बताया कि बाकी के बच्चे क्यों एडमिशन लिए, मैकेनिकल बहुत अच्छी है, या मेरा दोस्त कर रहा था, मेरा भाई कर रहा था, मेरे चाचा मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन वो क्या करना चाहता है उस हिसाब से वो आया हुआ नहीं रहता है, या मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि कम था तो आपके पास में स्पेसिफिक चॉइस होती थी जी, और वहां तक पहुंचना है तो आपको उतना लड़ना पड़ता था कि भैया अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो 12th में मुझे उतने परसेंटेज लाना है, या जो भी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां पे उतना स्कोर करना है तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो वो उस डेडिकेशन के साथ में वहां पे आता था, लेकिन आज चीजें बहुत सारी बदल गई है। सर ये जो पूरी की पूरी एजुकेशन फ्रेटर्निटी है, इसके अंदर में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, क्या मैं बड़ा एक थोड़ा सा एक संवेदनशील सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सोच समझ के इस पर जवाब दें, क्योंकि सर आपके जवाब पे बहुत कुछ निर्भर है, मतलब मेरी सोच तो है। सर क्या नंबर ऑफ कॉलेजेस घटा देने चाहिए एंड साथ ही साथ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल, मुझे भी लगता है जो डिज़र्व है और जिसको लगता है कि हमने ये चीज़ करना चाहिए वो होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो बोल रहे संवेदनशील है, मेरी इस बातों पे बहुत कुछ चीज़ें निर्भर हो सकती है। हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद में मुझे आलोचना का भी सामना करना पड़े कुछ लोगों का जी। लेकिन मैं और मेरे और भी बहुत से कलीग भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, क्योंकि क्वालिटी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर आप इसको इतना ज़्यादा स्प्रेड कर दोगे तो हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये तो ज़रूरी है। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं,
जो सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, पेटेंट्स करते हैं सर स्टूडेंट्स अपने बनाए हुए चीज़ों को लेके, उसमें कितनी जद्दोजहद है सर? बहुत जद्दोजहद है, क्योंकि आपको मैकेनिकल में अगर कुछ करना है तो आपको पूरा हार्डवेयर के साथ में ही खेलना है और आपको हार्ड बनना ही पड़ेगा जी। तो जद्दोजहद तो बढ़ना ही है। क्या सर AI का, क्या रोबोटिक्स का एक और डिवीजन आना है इंजीनियरिंग में, ये सही है या फिर ये मैकेनिकल के अंदर में फिट हो सकता था? मैकेनिकल में तो फिट बिल्कुल 100% हो सकता था जी। ये कैसा है कि जो आपने बोला कि मैकेनिकल बनना मतलब मैकेनिक बनना है, इस सोच को बदलने के लिए लोगों ने किया है और कुछ नहीं है। सर 24 साल हो गए, अभी आगे क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कहाँ तक ले जाना है डिपार्टमेंट को? बिल्कुल ऊंचाइयों तक लेके जाना है। लोग ये बोले कि पीसी का मैकेनिकल सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। सर क्या फ़र्क है PCE में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना और कहीं और? कंपैरिजन नहीं, बट वाई प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग? क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसी फैकल्टी है जो हमेशा बच्चों के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं और उनको बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर बनाने के लिए तत्पर है। सर किसी कॉरपोरेट ने PCE में जब वो आए तब किस ऑब्जेक्टिव के साथ या किस पर्सपेक्टिव के साथ आकर यहाँ पर लोगों को हायर करना चाहिए? यही कि यहाँ पे उनको सही में कुछ एक विजन वाले बच्चे मिलेंगे जिनमें काफ़ी ऑनेस्टी होंगी, काफ़ी मेहनत होंगी और वो उनके जो भी फर्म्स है उसको काफ़ी ग्रो करेंगे। एज ए डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क आएगा जब NEP विल कम इन फोर्स? देखिए काफ़ी सारा NEP को लेके तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। NEP में हो सकता है कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा डाइल्यूशन की तरफ जाए, क्योंकि कोर चीज़ें जो है उसमें थोड़ा सा बच्चों का दिमाग जो है हटेगा, बगैर कोर के वो चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। वो मुझे थोड़ा सा डाउट है उस चीज़ के ऊपर। बट स्किल्ड डिपार्टमेंट है, बिल्कुल स्किल से भरपूर डिपार्टमेंट है, तो सर एक तरीके से तो अच्छा ही होगा। डिफरेंट स्किल्स डेवलप होंगी, लेकिन हम मैकेनिकल लवर्स हैं, हमको जी। मैकेनिकल से प्यार है, हमको मशीन से प्यार है जी। तो हमारे प्यार के साथ में अगर छेड़खानी होगी तो तकलीफ तो होगी ही। सर एक आखिरी सवाल मेरा, सर एक टीचर जो आपके दिल में हमेशा आप उन्हें बचपन से फॉलो करते आए हैं और एक टीचर जिनके वजह से शायद आप टीचर बने, वो कौन है? जी वो है मेरे मदर और फादर, जो मुझे हमेशा सही चीज़ें बताते हैं, सही चीज़ें करने के लिए बोलते हैं। ईमानदारी से बेटा अपना काम करना, लगन से अपना काम करना और मेहनत में कहीं पे भी कमी नहीं रखना और चैन की नींद अपने घर में आराम से सोना। स्टूडेंट्स को पिछले 24 सालों से आपने बहुत कुछ सिखाया है सर, एक चीज़ जो स्टूडेंट्स ने आपको सिखाई है वो क्या है? अभी तक ऐसा स्टूडेंट मुझे मिला नहीं है। तलाश जारी है, तलाश जारी है सर। उम्मीद है कि आने वाले कई वर्षों तक आपकी तलाश जारी रहे और आप जिस तरह से, जिस समर्पण के भाव के साथ सर आप अपने डिपार्टमेंट और अपने स्टूडेंट्स के प्रति काम करते हैं, लगाव के साथ मशीन और मशीन के अंदर की जो पूरी दुनिया है उन्हें समझाते हैं, उम्मीद है कि सर आपके स्टूडेंट्स आसमान छुएं, जो भी करें उसमें वो सफल हों। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इमरान अहमद खान साहब से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बात जो सर ने कही और बड़ी सीधी बात थी, और वो ये बात कहीं ना कहीं, देखिए कंट्रोवर्सी जो किसी के भले के लिए हो वो ख़राब नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये जो बात है ना कि जिस तादाद में कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, देखिए एक तरफ है डिमांड, दूसरी तरफ है सप्लाई। अगर डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम होना चाहिए ना। अगर डिमांड ही कम है तो सप्लाई को बढ़ाकर किसका फ़ायदा होगा? कॉलेजेस खुलना, कॉलेजेस चलाना इज़ नॉट एवरीवन्स जॉब। एंड बहुत धीरे, हमको पता भी नहीं चला कि कब एजुकेशन फ्रेटर्निटी एक इंडस्ट्री बन गई। मैं कॉलेज के अंदर बैठकर ये बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर इस बात को वो सब टीचर्स एग्री करेंगे जिन्होंने अपने प्रोफेशन को अपने पैशन से जोड़ा है, कि ये बहुत धीरे से, ये वो जहर है जो शायद समाज में इस वक्त बहुत तकलीफ़ दे रहा है बच्चों को, कि पेरेंट्स खुद कंफ्यूज हैं कि अपने बच्चे को कहाँ भेजें, क्या पढ़ाएं। काउंसलिंग तो बहुत दूर दूर का हिस्सा बन गया, जबकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद काउंसिल हो, आपका बच्चा काउंसिल हो कि उसको करना क्या है। हम अक्सर देखते हैं कि एक MBA ग्रेजुएट एक शेफ़ का काम कर रहा है। अगर उसे शेफ़ ही बनना था तो वो उसने MBA करके किसी की सीट क्यों खाली?
या उसने अपना वक्त क्यों बर्बाद किया, या उसने अपने पेरेंट्स के पैसे क्यों बर्बाद किए, या उसने अपने प्रोफेसर्स की एनर्जीज क्यों बर्बाद की? क्योंकि आप तो सिर्फ ये सोचते हैं, मतलब हम सब ये सोचते हैं कि कॉलेज में दाखिला पैसों से होता है, उसके बाद बस हमको फीस ही तो भरना है। पर आप सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखते, जहां पर एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर रोज जब क्लास में आते हैं तो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि आज जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हमारे बच्चों को वो ज्ञान विकसित होगा जिससे वो आगे जाकर इस ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करेंगे, और ना ही सिर्फ खुद का लेकिन हमारा भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद जाकर एक रेस्टोरेंट ओनर बनता है, ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? सोच के देखिए। इस पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी मशीन में ही गड़बड़ है, और ये मशीन को अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर्स तो डेफिनेटली, लेकिन जो हमारे अंदर में 1% की जो समझदारी वाली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम दिखा सकते हैं, हमने दिखानी चाहिए। जिंदा रहे। जय हिंद।